नमस्कार। सोचिए एक ऐसी जगह जहां 80% से ज्यादा लोग वोट डालने निकलते हैं पूरे जोश के साथ, और वहां चुनाव बिना किसी मुकाबले के ही खत्म हो जाए। अजीब है ना। आज हम अरुणाचल प्रदेश के ताली विधानसभा क्षेत्र की इसी हैरान करने वाली कहानी की तह तक जाएंगे। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये ताली की जमीन की कहानी है। एक ऐसी जगह जहां की राजनीति भी, आप देखिए, यहाँ की नदियों और पहाड़ों की तरह ही घुमावदार है, ऊंची नीची है। तो चलिए इसी विश्लेषण में समझते हैं कि ताली की सियासी हवाओं का रुख आखिर बदला तो कैसे बदला। तो इस कहानी को परत दर परत समझने के लिए हम 6 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जमीन और वोट का रिश्ता, फिर ताली से जो सिग्नल मिल रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एक मजबूत मुकाबला एकदम से टूटा तो कैसे, फिर हम गवर्नेंस के एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे, पॉलिसी को लोगों से जोड़ेंगे, और आखिर में देखेंगे कि जनादेश तक का रास्ता कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जगह की पॉलिटिक्स को समझना होना तो उसकी जमीन को समझना पड़ता है। इसीलिए हमारी शुरुआत भी होगी ताली की मिट्टी से, वहां के लोगों से, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से। तो ये जो ताली है, ये अरुणाचल के करान दादी जिले में है। एसटी रिजर्व सीट है ये। यहाँ ज्यादातर नीशी जनजाति के लोग रहते हैं और इनकी जिंदगी, इनकी अर्थव्यवस्था सब कुछ खेती पर टिकी है, खासकर झूम खेती पर। चावल, मक्का, अदरक, बाजरा, यही इनकी मुख्य फसलें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का हर एक वोट इन खेतों की नमी से, इन फसलों की कीमत से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। और यहीं पर हमें ये याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक संवाद को बढ़ावा देना भी है। हमारे संविधान की भी यही भावना है, हर व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना और अपनी बात रखने की आज़ादी, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद है। अच्छा, तो ये तो हुई जमीन की बात। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ताली की कहानी में जो सबसे बड़ा विरोधाभास है ना, वो यहीं इन्हीं नंबरों में छिपा है। 2019 का चुनाव याद कीजिए। ताली में वोटिंग हुई थी लगभग 83.6%। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने लोकतांत्रिक हक को लेकर कितने कितने जागरूक हैं, कितने एक्टिव हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 2019 से 2024 के बीच यहाँ वोटरों की संख्या में 11% का इजाफा हुआ है। मतलब एक बढ़ता हुआ, एक इवॉल्व होता हुआ समाज है, जहाँ नई पीढ़ी भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो रही है। तो एक तरफ 80% से ज्यादा की वोटिंग, दूसरी तरफ वोटरों की बढ़ती संख्या। मतलब सब कुछ एक मजबूत, जीवंत लोकतंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन 2024 का नतीजा क्या था? अनअपोज्ड, निर्विरोध। तो सवाल यही है कि इतना एक्टिव चुनाव क्षेत्र अचानक खामोश कैसे हो गया? ये डैशबोर्ड देखिए, ये पूरी तस्वीर साफ कर देगा। 2024 में वोटर्स हैं करीब 14,500। अब जरा 2019 पर चलिए। जीत हार का फैसला हुआ था सिर्फ 105 वोटों से। आप सोच सकते हैं कि कितना कांटे का मुकाबला रहा होगा। और फिर अचानक 2024 में बीजेपी के उम्मीदवार जिक्के तांको निर्विरोध जीत जाते हैं। हुआ क्या आखिर? तो चलिए अब जरा इस चुनावी मुकाबले के पूरी तरह से खत्म हो जाने की वजहों को समझते हैं। हम उन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखेंगे जो हमें इस मोड़ तक लेकर आए हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे जमीन धीरे धीरे खिसक रही थी। 1995 से 2004 तक यहाँ कांग्रेस का दबदबा था, किला मजबूत था। लेकिन 2009 में पहली दरार दिखी। हाँ, 2014 में कांग्रेस ने वापसी की, लेकिन 2019 आते आते मुकाबला इतना नजदीकी हो गया कि जीत हार का फर्क सिर्फ 105 वोटों का था। और 2024 में मुकाबला ही नहीं हुआ। ये साफ तौर पर एक पार्टी के असर के खत्म होने और दूसरी के लगातार मजबूत होने की कहानी है। इसे समझने के लिए एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। देखिए, कांग्रेस की ताकत क्या थी? पुराने वोटरों के बीच उनकी विरासत, उनकी लेगेसी। लेकिन 2024 में सबसे बड़ी कमजोरी जमीनी संगठन का पूरी तरह से बिखर जाना। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के लिए एक खतरा था, लोकल मुद्दों पर एंटी इनकम्बेंसी का। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका मजबूत कैडर और केंद्र का सपोर्ट। तो ये किसी एक नेता की हार जीत नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के ढह जाने की कहानी है। और ये जो लाइन है, ये इस पूरी कहानी का सार है कि 2024 में आईएनसी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जिससे बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई। ये स्थानीय आईएनसी संगठन के लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने को उजागर करता है। तो समझिए, ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये तो मैदान में उतरने से पहले ही संगठन की हार थी।
तो ठीक है, समस्या की जड़ तक तो हम पहुंच गए, लेकिन अब सवाल ये है कि सल्यूशन क्या है। यहाँ से आगे हम ये देखेंगे कि किसी भी राजनीतिक ताकत को अपनी मौजूदगी को फिर से खड़ा करने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए, किसी भी सियासी ताकत को दोबारा खड़ा होने के लिए 4 पिलर्स की जरूरत होती है। पहला, एक मजबूत चुनावी स्ट्रैटेजी जो लोकल मुद्दों की नब्ज पकड़े। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन को जमीन से दोबारा खड़ा करना। तीसरा, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नैरेटिव बनाना जो बदलाव और विकास की उम्मीद जगाए। और चौथा, रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब फंड्स और बाकी चीजों को सही तरीके से लगाना। अब इन पिलर्स को जरा और खोलकर समझते हैं। जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो इसका मतलब है फार्म टू फॉर्क जैसी कृषि नीतियों पर फोकस करना, क्योंकि यही तो लोगों की असल जिंदगी है। नैरेटिव का मतलब है नए अरुणाचल का एक विजन देना और उसे लोकल नीशी बोलियों में बताना ताकि वो लोगों से जुड़े। और इन दोनों को जोड़ना है दुलारी कन्या जैसी योजनाओं से जो सीधे सीधे युवाओं और महिलाओं से बात करें। लेकिन देखिए, बड़ी बड़ी रणनीतियां कागज पर ही रह जाती हैं अगर जमीन पर काम न हो। इसका मतलब साफ है, जिला कमेटियों को फिर से एक्टिव करना, बूथ लेवल पर टीमें तैयार करना और मुख्य गांवों में दफ्तर खोलना ताकि पार्टी की मौजूदगी दिखे। और हाँ, इसका मतलब ये भी है कि ताली जैसी एक जरूरी सीट के लिए अलग से फंड्स रखे जाएं और वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करके डेटा के आधार पर लोगों तक पहुंचा जाए। तो अब इस पूरे स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट को सीधे ताली के लोगों की असल जरूरतों और उनकी शिकायतों से जोड़ते हैं, क्योंकि आखिर में कोई भी रणनीति तभी कामयाब होती है जब वो आम इंसान की आवाज बनती है। तो ताली के लोगों की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? ये चार्ट बिल्कुल साफ बता रहा है। खराब सड़कें और कनेक्टिविटी, फसलों का सही दाम न मिलना और लोकल लेवल पर रोजगार की भारी कमी। ये वो 3 असल मुद्दे हैं जिनका सीधा असर हर घर पर, हर परिवार के भविष्य पर पड़ता है। और यहीं पर 2 अलग-अलग नैरेटिव्स की टक्कर होती है। एक तरफ है सत्ताधारी दल का डबल इंजन वाला विकास का नारा कि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होगी तो विकास तेज होगा। तो दूसरी तरफ विपक्ष का नैरेटिव क्या हो सकता है? वो हो सकता है गारंटीड एमएसपी पर, बेहतर सड़कों पर, बाढ़ राहत जैसे जमीनी मुद्दों पर सरकार की नाकामियों को सामने लाना। तो ये लड़ाई है बड़े नेशनल वादों और रोजमर्रा की हकीकत के बीच की। और अब आखिर में उस रास्ते को समझते हैं जो वोटरों का भरोसा और जनादेश दोबारा जीतने के लिए जरूरी है। ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। और जब हम डिजिटल साधनों की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी हो जाता है। भारत के नए DPDP कानून का भी यही मकसद है कि हर नागरिक का डेटा सुरक्षित रहे और उसकी सहमति के बिना इस्तेमाल ना हो। भरोसा बनाने की ये पहली शर्त है। तो भरोसा दोबारा कैसे जीता जाए? इसके लिए हर लेवल पर काम करना होगा। जमीन पर कैंडिडेट को बदलाव का चेहरा बनना होगा जो लोगों की हर शिकायत सुने। पार्टी की हाईकमांड को खुलकर सपोर्ट करना होगा और रिसोर्स देने होंगे। वोटों को बंटने से रोकने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करना जरूरी है। और हाँ, आज के डिजिटल दौर में व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी को रोकना और गांव-गांव तक सीधी पहुंच बनाना भी उतना ही अहम है। तो हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब 80% से ज्यादा वोटिंग वाला एक चुनाव क्षेत्र खामोश हो जाता है, जब वहां कोई मुकाबला ही नहीं बचता, तो ये हमारे लोकल डेमोक्रेसी, हमारे स्थानीय लोकतंत्र की सेहत के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 08042041602 पर कॉल करें। हमारा मकसद राजनीति से परे एक उद्देश्य